नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, होली भी आ ही रहा है, बिहार में राज्यसभा का चुनाव है, विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 2005 से लगातार बीच का कुछ समय छोड़ दे तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी एक अलग पहचान बनी है। यह कहा ही जाता है कि जंगल राज से बिहार को नीतीश कुमार ने बाहर निकाला, सुशासन बाबू कहे गए। लेकिन अब किस अवस्था में हैं? देखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा नीतीश कुमार का तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी, उनके अच्छे काम भी होंगे। लेकिन आजकल जिस तरीके से वह लड़खड़ा जा रहे हैं, भाव भंगिमा में, बोलचाल की भाषा में, आज ही हमने बिहार विधानसभा के भीतर देखा, भाई वीरेंद्र को जवाब देने के लिए वह उठ खड़े हुए थे। उन्होंने बिहार विधानसभा में एनडीए की विधायकों की संख्या 2002 बता दी। 2000 बोला, फिर 2002 बता दिया। मतलब फर्क, अब इसे क्या कहें। और समय समय पर हम और आप देखते ही रहते हैं, कभी ताली बजाने लगते हैं, कभी किसी का पैर छू लेते हैं, कभी किसी का माथा लड़ा देते हैं। तो इसको लेकर किरकिरी भी होती है। तो नीतीश कुमार कितने सेहतमंद है, कितनी सेहत ठीक है, कितनी सेहत ठीक नहीं है, इस पर बहस तो चलती ही रहती है। तो नीतीश कुमार को लेकर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज टिप्पणी की कि बिहार में शराबबंदी है, और यह जानते हुए कि शराबबंदी है कि सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। उन्होंने यह बात भी कही कि इसके बाद भी जब शराबबंदी लागू हुई, दो दो चुनाव हुए हैं और नीतीश कुमार को जनादेश मिला है। तो शराबबंदी पर भी बातें कर लेंगे और राज्यसभा चुनाव की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि छठे उम्मीदवार के तौर पर 5 उम्मीदवार तो एनडीए की ओर से आएंगे ही, 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। छठे उम्मीदवार के तौर पर हिना साहब की चर्चा विपक्ष से हो रही है। हिना साहब क्या चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि साहबुद्दीन के बारे में हमने जितना जाना और समझा है, साहबुद्दीन बदनाम बहुत हुए, लेकिन साहबुद्दीन के परिवार के पास माल बहुत नहीं है और छठे उम्मीदवार के लिए माल होना बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत करते हैं अजीत जी, नीतीश कुमार की लड़खड़ाहट। नीतीश कुमार कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं, और बीच में 2 बार तो इधर से उधर हो गए थे, उधर से इधर आ गए थे। यह तो हमने और आपने देखा ही है। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम जब उस हालत में नीतीश कुमार को देखते हैं, आज का भी जब आपने प्रकरण बताया, हमने देखा कैसे वो 202 को 2000 और 2002 कह रहे थे। उसके पहले कई वीडियोज आए इसी सत्र में, किस तरह से वो आगे बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए मंत्री के साथ किस तरह से वो इशारों में क्या बातें कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव की तरफ क्या इशारों में बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें। वो जो उनका राबड़ी वो देवी को लड़की कह दे रहे हैं। वही लड़की है लड़की कहा उन्होंने, फिर वो स्क्रीन अपने सामने लगी हुई स्क्रीन को पलटवाया, जिसको ट्वीट किया उसने, मतलब एक्स पर डाला, आरजेडी ने भी डाला उसको, कि कैसे अपने सामने रखा हुआ पैनल जो है उलट के उस तरफ करवा दिया उन्होंने। जी। तो इस तरह की हरकतें जब हम देखते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो हमको एक हिंदी सिनेमा के बड़े फिल्म स्टार हुए देवानंद, जी। तो हमको उनका ध्यान आता है। जब वो बुजुर्ग होने लगे और फिल्में करनी उन्होंने बंद कर दी, तो वो बिल्कुल एकांत में चले गए थे रहने। हम्म। और उन्होंने कहा था कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका वो चेहरा किसी को नहीं दिखाया जाए। तो जी। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी छवि लोगों के दिमाग में वही रहे जो उन्होंने हमको देखा है जिस रूप में पहले। हम हम्म। नहीं चाहते हैं कि मेरी एकदम दीन मलिन बीमार और एक वो वाली छवि कोई देखे। हम्म। तो जिस रूप में हम लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में जिंदा रहना चाहते हैं, वो वही छवि है जो हमारे बहुत ही अच्छे दिनों के थे, जिसमें हम बहुत स्मार्ट थे, बहुत सुंदर थे और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। तो हमको लोग उसी रूप में याद रखें। और बिल्कुल। उसी तरह की एक दूसरी मिसाल वो जो सुचित्रा सेन की है। हम्म। उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वो बूढ़ी हो गई हैं और उस रूप में जनता के सामने नहीं आना चाहती। जी। तो उस पुरस्कार के लिए जब भी उनको अप्रोच किया जाता था तो वो मना कर देती थी कि हमको नहीं चाहिए है वो पुरस्कार, क्योंकि हमको लेने आना पड़ेगा। हम्म। तो हम नहीं आना चाहते हैं जनता के सामने। तो मान लीजिए कि वो फिल्म स्टार थे, उनको अपनी एक छवि बचानी होती है, तो लेकिन उस छवि से उन लोगों को फिल्में नहीं करनी थी। ये फिल्म से बिल्कुल। रिटायर हो जाने के बाद ये चीजें कह रहे थे वो लोग। हम्म। नीतीश कुमार के लिए अब हम बार बार यही सोचते हैं कि उनको किस रूप में हम लोग याद रखें। हम्म। नीतीश कुमार अभी जो कर रहे हैं,
सारी जी सारा देश और जो बिहार प्रदेश के लोग हैं वो तो अब इसी रूप में उनको याद रखेंगे, जो उनको इस रूप में देख रहा है वो तो इसी रूप में उनको याद रखेगा। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। क्या होगा, क्या याद होगा कि नीतीश कुमार क्या ताप था नीतीश कुमार का एक समय बिहार की राजनीति में, किस तरह के नेता थे जी। नीतीश कुमार। अब हम्म। उनके समर्थक लोग या उनकी पार्टी के लोग जो है उनके लोकसभा में दिए गए पुराने भाषण निकाल करके सुनवाते हैं, अच्छी बात है, हम्म। सुनवाना चाहिए, वो एक छवि है। लेकिन लोग तो कंपेयर करते होंगे कि आज नीतीश कुमार क्या है और नीतीश कुमार पहले कैसे थे। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार की वो वाली छवि, नीतीश कुमार की वो उपलब्धियां, उनका वो चरित्र, उनके वो कामकाज, उस तमाम चीजों पर अभी वो जो कर रहे हैं उससे मिट्टी डाली जा रही है। हम्म। उनकी जो मर्यादा है, उनकी जो एक गरिमा है, जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, जिस तरह से उनकी राजनीति रही, कोई याद नहीं रखेगा अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो। सही उनको बात, उस रूप बिल्कुल। में कोई याद नहीं रखेगा ज्ञान सर। जी। अब वो कर चुके, जिनको जो अपना बेहतरीन देना था वो दे चुके। बिहार के विकास में, बिहार के बदलाव में, बिहार की राजनीति में जो ऐतिहासिक भूमिका नीतीश कुमार को निभानी थी वो निभा चुके। जी। अब उनके पास कुछ भी बिहार को देने के लिए नहीं है, उल्टे वो अपनी ही मर्यादा, अपना ही सम्मान, अपनी ही गरिमा गिरा रहे हैं। और इस हम्म। बात का ख्याल अब उनको नहीं है। हम बिल्कुल। जहां तक समझ रहे हैं इस बीमारी को, ज्ञानेश्वर जी, जो बीमारी होती है हमने अपने परिवार में लोगों को होते देखा है। और कल हम्म। सुबह मतलब देर मतलब और तड़के मुकुल राय का निधन हुआ था, 71 साल के ही थे, उसी जी। बीमारी से ग्रस्त एक व्यक्ति, एक अच्छा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैलकुलेटिंग माइंड, हम्म। जिसको पश्चिम बंगाल की 294 सीटों की एक एक चीज अपनी उंगलियों पर याद थी, जिस व्यक्ति को एक एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम याद था, जो हर व्यक्ति से उसके नाम से मिलता था, और क्या प्रदेश के किस कोने में क्या हो रहा है ये बात जिसको पता थी, वो बाद में लोगों का नाम भूलने लगा, अपने को भूलने लगा, समय और स्थान का बोध गंवा बैठा व्यक्ति। तो हम्म। अब वो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। उनको समय का बोध नहीं रहता है, उनको स्थान का बोध नहीं रहता, अभी क्या समय हुआ है, किस स्थान पर वो बैठे हैं, उस स्थान के अनुरूप उनका आचरण है या नहीं है। वो हम्म। बातें, नंबर्स भूल जाते हैं, लोगों के नाम चेहरे भूल जाते हैं। अगर ये स्थिति है तो उनको अपमानित कराने के बजाय सम्मान पूर्वक तरीके से उनको रिटायर करिए। उनको बिहार का हर आदमी याद रखेगा, वो कुछ नहीं करेंगे तब भी हर व्यक्ति याद रखेगा। वो जितना कर बिल्कुल। चुके हैं उसके लिए जब तक इतिहास लिखा जाएगा तब तक उनको याद रखा जाएगा। लेकिन हम्म। अगर इस तरह का के काम होते रहेंगे और ऐसे ही उनको चलाए रखे आप 6 महीने या साल भर, 2 साल, तो उनका सारा जो किया धरा है उसको कोई याद नहीं रखेगा। उनके तमाम जो उनके काम हैं, जिन्होंने, आपने कहा कि बिहार को एक ऐसे दौर से उन्होंने बिहार को निकाला जिस दौर में किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। बिल्कुल। हम हमेशा इस बात की तुलना उस समय से करते हैं जब सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। हम्म। भारतीय क्रिकेट टीम के 5 या 6 बड़े खिलाड़ी, जिसमें कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी थे, नयन मोंगिया थे, अजय जडेजा थे, तमाम लोग मैच फिक्सिंग के आरोपों में फंसे थे। पूरे देश का, पूरी क्रिकेट टीम का, पूरा क्रिकेट का मोराल डाउन था। और तब सौरव गांगुली ने कमान संभाली और जीत की राह दिखाई। उस गिरे हुए मनोबल से पूरी टीम को बाहर निकाला और आज बेस्ट कैप्टन माने जाते हैं। हमेशा बेस्ट कैप्टन एवर है सौरव गांगुली। कोई, उन्होंने जी। वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन बेस्ट कैप्टन थे। हम्म। उन्होंने एक राह दिखाई अपनी टीम को कि हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे आंख से आंख मिला करके दूसरी टीम से बात करेंगे और कितनी भी मजबूत टीम के साथ हम कैसे खड़े होकर खेलेंगे। बिल्कुल। वही काम नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में किया। जो काम सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के लिए किया, वही हम्म। काम बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का है। कितना मोरल डाउन था बिहार के लोगों का, बिहार के 10 करोड़ की आबादी का, या उससे ज्यादा उस समय की जो भी आबादी थी, इतना मोरल डाउन था लोगों का कि लोग नजर मिला के बाहर नहीं देखते थे। लोगों को इतने अपमानजनक तरीके से बिहारी कह करके संबोधित किया जाता था। लालू यादव का नाम लेकर के लोग मजाक उड़ाते थे। हर चीज बिहार की मजाक बन गई, हर चीज जी। मजाक। वहां से निकाला उन्होंने बिहार को, तो एक बहुत बड़ा योगदान था, ऐतिहासिक योगदान है उनका। लेकिन अब बिल्कुल। वो ऐतिहासिक भूमिका अपनी निभा चुके हैं वो। और जी। अब वो अपनी परछाई भी नहीं रह गए हैं नीतीश कुमार। जिस हम्म। नीतीश कुमार को हमने आपने देखा है लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, 89 का चुनाव लड़ते हुए, और उसके पहले से नीतीश कुमार को ज्यादा लोग जब नहीं जानते थे, तो हम लोग चूंकि एक राजनीतिक सक्रियता में थे, हम लोग नाम जानते थे, आप पटना में पत्रकारिता कर रहे थे, और हम बिल्कुल। लोगों ने जिस रूप में नीतीश कुमार को देखा है उसकी परछाई भर नहीं रह गया नीतीश कुमार। हम्म। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि वो गद्दी पर बैठे रहेंगे। इससे कोई गुणात्मक परिवर्तन उनके जीवन में नहीं होना है। जी। नंबर्स बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। क्वांटिटेटिव देख होता है ना, कोई चीजों में क्वांटिटेटिव चेंज होगा कि लोग कहेंगे कि वो 25 साल मुख्यमंत्री रह लिए, 24 साल मुख्यमंत्री रह लिए, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर 2 बार में 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे हम्म। और इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। एक बार सिर्फ राम मनोहर लोहिया एमपी हुए थे, सिर्फ एक बार हुए थे। किशन बिल्कुल। पटनायक सिर्फ एक बार एमपी हुए थे और वो जीवन भर लड़ते हारते रहे। लोग तो आज उनको लोग नहीं याद करते हैं क्या? जी। लोग उनको याद करते हैं।
तो आपके नंबर से नहीं याद किए जाएंगे कि आप 24 साल रहे या 20 साल रहे। आपने 5 साल में, पहले 5 साल में जो किया, उसके बाद जो किया, आपको उसके लिए याद रखा जाएगा। अब नंबर्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ज्ञानेश्वर जी। वो अपने को भी अपमानित कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए भी नुकसान ही कर रहे हैं, बिहार की पूरी राजनीति के लिए वो नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों से लोग कहता है कि भाई क्या है, क्यों नहीं नीतीश जी छोड़ देते हैं, जो जी लगा के आज भी कहता है क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो करें, अभी अभी जितनी सेंस, जितनी समझ है, जितना सेंस है उनमें, अपनी पार्टी को एक रास्ता दिखाएं, अपनी जगह एक उत्तराधिकारी चुने, उसको गद्दी पर बिठाएं, पार्टी का की कमान किसी को दे और एक ग्रेसफुल तरीके से रिटायर हो। हर व्यक्ति को होना होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आता है। बिहार के लोग इस बात को समझते हैं, वो करना चाहिए नीतीश कुमार। तो चलिए देखिए, आपने कहा कि संख्या बढ़ती जाएगी। देखिए संख्या तो बढ़ ही रही है, और आज इसी सिलसिले में जब बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि शराबबंदी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है, समीक्षा की बात हो रही है, हटाने की मांग हो रही है, खजाना खाली है, तो विजय कुमार चौधरी ने कहा कि देखिए बिहार का जनादेश शराबबंदी को प्राप्त, और जब नीतीश कुमार ने 2016 में लागू किया तब महागठबंधन की सरकार थी, फिर 2020 और 2025 में चुनाव हुए, दोनों ही चुनावों में नीतीश कुमार के नाम का जनादेश मिला है। इसका आशय कि शराबबंदी पर मुहर लगी है। लेकिन हमारा सवाल तो ये है अजीत जी, कि जब नीतीश कुमार ने चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में, नुक्कड़ पर शराब की दुकानें खुलवाई थी, तब भी चुनाव में नीतीश कुमार के नाम का जनादेश प्राप्त हुआ था बिहार में। आशय तो यह निकलता है कि नीतीश कुमार का विकल्प बिहार नहीं ढूंढ पाया है, जिसका परिणाम है कि नीतीश कुमार लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2025 का चुनाव और बड़ा जनादेश के साथ था। तो नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े होकर विजय कुमार चौधरी जो कह रहे हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है? और ऐसे कई उदाहरण हैं कि नीतीश कुमार ने कहा क्या और किया क्या। आपकी टिप्पणी। नहीं, एकदम ठीक बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही एकदम। ये कि आप, ये जनादेश कोई शराबबंदी का जनादेश थोड़े है। आपने बहुत सारे फैसले किए, आपके पूरे 5 साल के कामकाज पर 5 साल में जनादेश मिलता है ना। और फिर दूसरा एक जनादेश मिलता है आपके सामाजिक समीकरण को, आपके राजनीतिक समीकरण को। आप एक बार आरजेडी कांग्रेस के साथ आपने समीकरण बनाया, तब भी चुनाव जीत गए। आप फिर वापस कांग्रेस बीजेपी के साथ आए, तब भी चुनाव जीत गए। तो आपने किस तरह का राजनीतिक समीकरण बनाया, किस तरह के सामाजिक समीकरण आपका है, चुनाव उनसे जीता जाता है। किसी एक फैसले को आप नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से उनको जनादेश मिला। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कितने ही फैसले उनके पलटे गए। अभी जिस तरह से अभी बजट में, इसी चुनाव के पहले उन्होंने फ्री बिजली की बात कही ना, कि फ्री बिजली देंगी, उनकी सरकार दे रही है फ्री बिजली 125 यूनिट। वो तो खड़े होकर के कहते थे सदन में, तो लड़ने लगे थे एक बार विधानसभा में अपोजिशन की पार्टी के लोगों से कि आप चुप रहिए, कहां से ये बात ले, बिजली फ्री कहां से देंगे हम लोग। तो वो कहते थे कि नहीं दे सकते हैं, और दे रहे हैं अभी। और जब तेजस्वी यादव ने नौकरियों की बात कही थी 2020 के चुनाव के पहले की बात, कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था, बाबूजी कहां से पैसा लाएंगे, पैसा ले आइएगा। हाँ, फिर जब आए लोग सरकार में और उन्हीं तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी, तो नौकरी दी। और अब तो उससे ज्यादा नौकरी देने, अब तो आप 1 करोड़ की बात कह रहे हैं। हाँ, नौकरी और रोजगार। हाँ, नौकरी और रोजगार मिला के 1 करोड़ दे देंगे। तो आप 10 लाख पर नाराज हो जाते थे, अब 1 करोड़ की बात करने लगे। तो नेता, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना नेता के अंदर। तो समय के हिसाब से, या किसी भी व्यक्ति के अंदर भी समय और जरूरत के हिसाब से, अगर आप में लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप कैसे काम करेंगे? तब तो काम नहीं चला सकते हैं। अब आपको लग रहा है, आपने एक समय आपको लगा कि शराबबंदी करने की जरूरत है, आपने कर दी। अब अगर लग रहा है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसमें चेंज करने की जरूरत है, तो उसको चेंज कर दीजिए। इसमें क्या है, सरकार के फैसले तो बदलते रहते हैं। और अब कितने फैसले बदल गए। हम लोगों के आजादी के समय के लगभग तमाम फैसले बदल गए। उस समय की बनी फैक्ट्रियां, कंपनियां बेच दी गई। तो ऐसा थोड़ा कि उस समय जरूरत के हिसाब से किया गया। हम तो चिराग पासवान का आज ही देख रहे थे, उन्होंने भी कहा कि रिव्यू करिए इस फैसले को। जीतन राम मांझी तो कहते ही रहते हैं कि इसको खत्म करिए, समाप्त करिए। और कई लोगों ने आवाज उठाई इस बात के लिए, और चिराग पासवान ने कहा, उनका कहना ठीक था कि आप इसको रिव्यू करिए, इसमें अगर आपको लग रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि भाई इसको लागू करने में समस्या है, इतने कठोर फैसले को लागू करने में समस्या आती है। तो विजय चौधरी, या तो आप क्रियान्वयन में आने वाली जो समस्या है, इंप्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स है, उनको दूर कर दीजिए, या तो क्रियान्वित कर दीजिए, 100% लागू कर दीजिए, या फिर इसको रिव्यू करके चेंज करिए। 100% लागू करने का अगर ये विचार के स्तर पर ये ठीक है कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब एक सामाजिक बुराई है, लेकिन लागू कहाँ है बिहार में? लागू भी तो नहीं है।
और ऐसा हमने होगा आज ही पढ़ा अजीत जी, देखिए लागू तो है ही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है और 25,000 करोड़ रुपए सिंडिकेट और माफिया कमा रहे हैं। ब्लैक मनी आज ही बना। हमने हाँ, आज ही हमने एक प्रमुख अखबार की वेबसाइट में पढ़ा। देखिए आपको याद होगा जैसे ही नई सरकार बनी बिहार में 2025 के चुनाव के बाद क्या खबर आई कि राबड़ी देवी का बंगला खाली कराया हम्म, जाएगा। 10 नंबर आदेश भी हो गया और इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आज हमने खबर पढ़ी, देखिए हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर में भरोसेमंद सूत्रों के हवाले से कहा गया कि वह जो आदेश था वह नीतीश कुमार की सहमति के बगैर था। वह नीतीश कुमार की सहमति के बगैर था। तो आदेश तो निर्गत हो गया, आदेश आज भी रद्द नहीं हुआ है। 39 नंबर का बंगला भी अलॉट कर दिया गया, लेकिन उस खबर के मुताबिक राबड़ी देवी का आवास खाली नहीं कराया जाएगा, यह नीतीश कुमार चाहते हैं और यही कारण है कि अब उस दिशा में कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो भाई आप तो फैसले आपकी सहमति से होते हैं, आपकी असहमति से होते हैं। आलोक राज का मसला देखा ही हम लोगों ने कि कैसे बिल्कुल उन्हें रिटायरमेंट के बने बाद और चेयरमैन बनाया गया और फिर 2 दिनों के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उन्होंने कहा हाँ, स्वेच्छा से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं था। तो ये तो फैसले बदलते ही रहते हैं और कभी आपकी सहमति से, कभी आपकी असहमति से। तो नीतीश कुमार वैसे भी नहीं थे कि बगैर उनकी सहमति के कोई फैसला भी हो जाता था। बिल्कुल नहीं होता था। तो यही जो पहला पार्ट हम लोग कर रहे थे, उससे ये भी पता जी, चल रहा है कि फिर आपकी क्या लीगेसी बचेगी जब आपके बिल्कुल। नाम पर, आपके बिहाफ में सरकार चलाने वाले लोग इस तरह के फैसले लेते हैं। ये बिल्कुल एक नीतीश कुमार के की राजनीति से मेल नहीं खाने वाला फैसला था। जी। ये नीतीश कुमार की राजनीति से मेल नहीं खाता था कि नीतीश कुमार राबड़ी देवी का घर खाली करवा ले, और वो भी हुँ। बिना किसी कारण से करवा ले। राबड़ी देवी अगर एमएलसी नहीं रहे, विधान परिषद की सभापति नहीं रहे, तब आप उनके उनके पद के नहीं, विधान अनुरूप, परिषद के सभापति, माफ कीजिएगा, सभापति नहीं है। तब सभापति नहीं, मतलब विधान परिषद विपक्ष में के नेता, नेता। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष जो है, तो जी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे और उन किसी पोजीशन पर नहीं रहे, तो आप बंगला खाली करवा लें, तब एक अलग बात है कि तब बिल्कुल। बंगला रूटीन में खाली होगा, हो सकता है तब खुद हुँ, भी खाली कर दे वो। जी, लेकिन ऐसे राजनीतिक बदले की भावना से लालू यादव का और उनकी पत्नी का बंगला नीतीश कुमार खाली करेंगे, ये उनकी राजनीति के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी ये हुँ, फैसला हुआ। हम सब लोग इस बात पर चौंके थे कि भाई ये करने की क्या जरूरत है, जी, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप करिए। तो ये भी नीतीश कुमार की एक लीगेसी पर दाग लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, हुँ, उसको उसके अनुरूप नहीं है ये चीजें। ये सब चीजें भी हो रही हैं। इसलिए भी जरूरी है कि जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक लोग हैं, खासतौर से अब तो हम ज्ञानेश्वर जी आपके साथ बातचीत में हमेशा आप उनके परिवार के लोगों से हम अपील करते हैं। बाकी बिल्कुल। जो सत्ता लोलुप लोग हैं, अपने स्वार्थ में जिन लोगों ने बिठा करके रखा है, नीतीश कुमार को अपमानित कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई हमको उम्मीद नहीं है। जी, हमारी हुँ, अपील हम लोग हमेशा उनके परिवार से अब कह रहे हैं, उनके घर के जो लोग हैं, उनके भांजे हैं, उनके साड़ू हैं, उनके साड़ू पत्नी साली उनकी, उनका बेटा है, हम इन सब लोगों से कह देखते हैं कि भाई आप देखिए, आप उनकी इज्जत बचाइए, कि उनका बिल्कुल। सम्मान बचे। अब हाँ, वो पत्नी रिटायर तो हो है ही जाएगा नहीं, तो पत्नी तो है ही नहीं, हाँ, बेटा पत्नी है। नहीं, पत्नी की बहन की बात कर रहे हैं, उनका बेटा जी, है, उनकी बिल्कुल। पत्नी की बहन है, उनके साड़ू हैं, भांजा है, ये सब लोग परिवार के जो दूसरे लोग हैं, वो सब लोग आगे आए, भाई बचाएं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा, सम्मान बचाएं उनका सम्मान। अब हुँ, वो रिटायर हो जाएंगे तभी उनको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी और वो रहे अपना आराम से, अपनी लीगेसी उनके नाम से लगे रहेगी, लोग याद करते रहेंगे उनको हमेशा। तो वो उसके बगैर नहीं लोग याद करते हैं। देखिए, एक समय नेता क्या, अभिनेता का, क्रिकेटर का, सबका एक समय होता है रिटायर होने का। हुँ, हम लोग आज तक याद करते हैं, सुनील गावस्कर ने कहा था कि जब आप रिटायर हो तो लोग पूछे कि अभी क्यों, ये नहीं बिल्कुल। कहे कि अब तक क्यों नहीं। जी, तो अब तक क्यों नहीं वाले दौर में जा रहे हैं नीतीश कुमार की। जब लोग कहेंगे हुँ, कि अब तक क्यों नहीं, रिटायर हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि अभी क्यों, आपको इतना बड़ा जनादेश मिला है, आप हमेशा याद बिल्कुल। किए जाएंगे। नहीं तो आप, लाल हुँ, कृष्ण आडवाणी अभी जीवित ही हैं, हुँ, क्या पूछने जा रहा है, कोई पूछने जा रहा है उनको, 96 साल की नहीं, उम्र में है। तो जी, एक समय था जब आप अपने शीर्ष पर थे, आप रिटायर नहीं हुए, उसके बाद भी आपकी लालसा बची रही, तो आप उस लालसा के गुलाम हो जाते हैं, तो आपको कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं बचती है। खैर, वो फिर हुँ, ये छेपक की तरह ये बात आ गई। शराबबंदी में हम लोगों का ये है कि मैं जो हम चिराग पासवान को भी सुने, विजय चौधरी को भी सुने, या हुँ, तो आप ये जिद छोड़िए, रिव्यू करिए फैसले को और उससे होने वाले नुकसान का आकलन करिए, उससे होने वाले फायदे का आकलन करिए। हम उस दिन भी बात यही कर रहे थे कि दोनों तरफ तराजू के दो पलड़ों में इसको रखिए। अगर बिल्कुल। नुकसान ज्यादा दिख रहा है तो आप बदलिए फैसले को। अगर आपको लग रहा जी, है ईमानदारी से कि इसका फायदा ज्यादा है, आप हुँ, अपना जनादेश छोड़ दीजिए। आप चुनाव जीते, ये कोई फायदा नहीं है, ये बिहार का फायदा थोड़े है आप चुनाव जीत गए। जी, भाई जेडीयू चुनाव जीत गई, बीजेपी, इससे बिहार को क्या फायदा है। हुँ, आप जो भी जीते बिहार के लिए काम करेगा तब तो बिहार का फायदा है। ये तो आपका फायदा हुआ ना कि आप चुनाव जीत गए, आप मंत्री बन गए, वो मुख्यमंत्री हो, ये निश्चित तो तौर पर, आपका फायदा बिल्कुल। हुआ ना। ये बिहार का जी, थोड़े फायदा है। बिहार का फायदा तो हुँ, तब होगा जब आप बिहार के फायदे के लिए काम करेंगे।
तो आप अपना फायदा छोड़ दीजिए कि जनादेश मिला आपको, आपको जनादेश मिल गया, उससे बिहार का क्या कोई कुछ लाभ तो हो नहीं रहा बिहार को। तो जी अपना लाभ छोड़िए, बिहार के लाभ का काम आप देखिए, बिहार के फायदे नुकसान को आप तराजू के दो पलड़ों में रखिए, और अगर नुकसान ज्यादा है तो इसको बदलिए, और नहीं हम्म बदल सकते अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बड़ा नीतिगत फैसला है और बिहार के लिए बड़ा जरूरी फैसला है, तो फिर इसको इंप्लीमेंट करिए ईमानदारी के साथ। 100% इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। जहरीली शराब नहीं मिलनी चाहिए, कहीं नकली शराब बनते हुए नहीं दिखना चाहिए, कहीं शराब मिलनी नहीं चाहिए, एक शराब की बोतल नहीं आनी चाहिए बिहार में। दुनिया में कहीं या तो ये लागू शराबबंदी कर सफल हुई है? कहीं दुनिया में शराबबंदी सफल हुई कहीं है? सफल नहीं हुई, किसी हाँ तरह की पाबंदी आज तक सफल नहीं हुई, कोई पाबंदी जी सफल नहीं हुई। पाबंदी तब सफल होगी जब आप उसको लचीलापन उसमें भी रखेंगे। जैसे गुजरात में काफी हद तक कामयाब है ये चीजें, जिनको हम्म शराब पीनी होती है वो चले जाते हैं, दमन चले गए, दीव चले गए, जो किनारे पर हैं, या स्टेट पार करके दूसरी तरफ चले गए। और बिहार गुजरात में इतना लचीलापन है कि टूरिस्ट प्लेस पर या इंटरनेशनल समिट्स जहां होते हैं वहां वहां तत्काल 2 घंटे के भीतर आपको लाइसेंस मिल जाता है, उसको बिल्कुल इंटरनेशनल जोन घोषित कर दिया जाता है और उस इंटरनेशनल जोन में शराब मिल जाती है। हम्म नीतीश कुमार के यहाँ तो ऐसी सख्ती है कि एक समय तो ऐसा था कि ट्रेन गुजरती हुई ट्रेन में अगर है तो पकड़ लेते थे लोग की शराब उस बिहार से गुजर रही है और पकड़ लेंगे, हवाई बिल्कुल जहाज ऊपर बिल्कुल से जा रहा हो उसमें भी पकड़ लें लोग शराब लेकर के। तो हम्म ये इस तरह की स्थिति हो गई थी, तो वैसा कानून नहीं चलेगा। हाँ, या तो फिर हम्म लेटर एंड स्पिरिट में आप उसी तरह से लागू कर दीजिए, लेटर एंड स्पिरिट में कि भाई एक तुम शराब नहीं रख, शराब बंदी है मतलब शराब बंदी। तो जी आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो रेवेन्यू का लॉस है, लोगों की के स्वास्थ्य का लॉस है, अवैध काले धन की इकोनॉमी बन रही है, कानून व्यवस्था की समस्या है, हथियारों की समस्या है, भाई 50 तरह की समस्या शराबबंदी से हो गई। निश्चित तो तौर या तो आप बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो बदल दीजिए उसको। चलिए तो देखिए शराबबंदी की बात हो गई, विजय कुमार चौधरी ने जो कहा, अब चलते हैं राज्यसभा चुनाव की ओर। देखिए पत्ता तो अब भी नहीं खुला है कि एनडीए से उम्मीदवार कौन होगा, दो बीजेपी से कौन होंगे, दो जेडीयू से कौन होंगे, और पांचवा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा होंगे या चिराग पासवान की पार्टी से कोई होगा, या फिर कोई और भी खेल हो जाएगा। लेकिन चुनाव में इंटरेस्ट तब है जब छठा उम्मीदवार सामने आए। देखिए छठा उम्मीदवार देने का साहस तेजस्वी यादव को करना है, और तेजस्वी यादव यह साहस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ओवैसी का समर्थन न मिल जाए। अब ओवैसी किन शर्तों पर समर्थन देते हैं यह देखने की बात है। अख्तरुल ईमान ने क्या कहा था यह भी देखने की बात है कि भाई एआईएमआईएम ने कहा कि आप मुझे ही मौका दे दीजिए, हम्म। तो उनका कोई नेता राज्यसभा का चुनाव लड़ जाए। लेकिन इस बीच एक नया नाम चल रहा है, जब कभी राज्यसभा का चुनाव आता है, बिहार विधान परिषद का चुनाव आता है, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का नाम सामने आ ही जाता है। अब तो उनके बेटे शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब चुनाव जीत चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। लेकिन यह चुनाव कितना बड़ा दंगल है, और इसमें छठा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके के संसाधनों की जरूरत होगी, इसे भी समझने की जरूरत है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था शहाबुद्दीन बदनाम बहुत हुए, लेकिन शहाबुद्दीन के पास माल बहुत नहीं है, और यहाँ शहाबुद्दीन के परिवार के पास, और यहाँ माल की जरूरत भी होगी। तो एनडीए की तैयारी, पांचवा उम्मीदवार एनडीए से कौन, और छठा उम्मीदवार क्या तेजस्वी यादव दे पाएंगे? देखिए अभी ये हम सुन रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन जो है अपना उम्मीदवार नहीं देगा। जी तो पता नहीं उनका कॉन्फिडेंस किस वजह से है, लेकिन अगर नहीं दे तब तो कोई बात ही नहीं है भाई। मान ले हाँ तब की बात महागठबंधन है। पहले ही अपनी हार कबूल कर ले कि चलिए एनडीए के पास 202 हैं और 5 सीटें जीतने के लिए 205 वोट की जरूरत है, तो वो लोग जुगाड़ कर लेंगे, 3 वोट अपना वो जीत ही जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है। हम्म तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि लड़े ही नहीं जी भाई। आप ओवैसी का एहसान लें, ओवैसी से बात करें, उनके नखरे उठाएं और 10 तरह का मैनेजमेंट करें, उससे अच्छा है कि लड़े नहीं। एक रास्ता ये बिल्कुल भी है, और ये भी खबर जी बीच में आ ही गई थी कि प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड भेजा जा सकता है, जहां हम्म कांग्रेस के 16 विधायक हैं और आरजेडी के 4 विधायक हैं, तो 20 इन दोनों का मिलाकर के होता है, 28 की जरूरत है। हम्म और 2 लेफ्ट के भी हैं, तो 22 इनका हो रहा है। 6 की जरूरत होगी तो वो उनके पास एक्स्ट्रा वोट बच रहे हैं, 6 वोट जेएमएम के पास, तो वो मिल जाएंगे। तो ये बात हो रही है उनको वहां भेजने की, तो नहीं लड़े। लेकिन हम्म नहीं लड़ना क्या, छोड़ देना लड़ाई इस तरह से एक तरफा, ये और उनकी कमजोरी नहीं जाहिर करेगा। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते, अगर हम लोग मान लें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, तब तो फिर जो महागठबंधन है और खासतौर से आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी कमजोरी जाहिर होगी। ये मैसेज बिल्कुल आएगा कि वो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने सरेंडर कर हम्म दिया है। तो हम्म उनके लीडरशिप पर भी सवाल उठेगा, और अभी उनको अपनी लीडरशिप मजबूत रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो जमीन छोड़ नहीं रहे हैं प्रशांत किशोर, और जी कांग्रेस भी अपनी अलग राजनीति करना चाहती है, तो उनको लड़ना तो होगा। हमको जहां तक लग रहा है तेजस्वी यादव को लड़ना तो चाहिए, चुनाव में हारना हम्म, जीतना अलग चीज है, उनको जी लड़ना चाहिए।
हम्म। और अभी उनकी इस बात की कोशिश होनी चाहिए है और देर नहीं करनी चाहिए ज्ञानेश्वर जी। भले नॉमिनेशन की तारीख 6 मार्च तक है, लेकिन उस बीच में होली भी है, तो 2 दिन बिल्कुल। 3 दिन तो होली के चलते डिस्टरबेंस होगी। जी। तो अभी अगले 2-3 दिन के भीतर उनको राहुल गांधी से बात करनी चाहिए है और लेफ्ट के लोगों से बात करनी चाहिए है और ओवैसी से बात करनी चाहिए, बात करके एक सहमति बनानी चाहिए कि वोट एकजुट है। हम्म। ये भी एक ध्यान रखना, जब कैंडिडेट ले आकर के आप एक चलेंगे एकजुटता बनाने, उसमें अलग समस्या है। पहले आप हम्म। एकजुटता बना लें, आपको पता चल जाए, उस समय आप कैंडिडेट के नाम डिस्कस करें बंद कमरे में। जब आप ओवैसी के लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो, जब राहुल गांधी से आपकी बात हो, लेफ्ट से बात हो, तो वहां आप संभावित उम्मीदवारों के नाम पर आप डिस्कशन कर लीजिए, सहमति बिल्कुल। बनाइए और सभी पार्टियों को साथ लेकर के अनाउंस करके आप चुनाव में जाइए। नहीं तो फिर हम्म। सब लोग चुनाव के होली के उसमें बिजी होंगे। फिर 6 तारीख को नॉमिनेशन है, 6 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, तो वो हम्म। अभी कर लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कैंडिडेट कौन सा संभावित कैंडिडेट आपके लिए आसान होगा, जिसकी जिसकी जो जो आपकी चुनावी जीत के लिए आसान हो सकता है। तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के घूम फिर करके ये बात पहुंच रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट अगर होता है तो ओवैसी के लोगों के सामने दुविधा हो जाएगी। बिल्कुल। फिर वो बाइकआउट नहीं कर पाएंगे। बाइकआउट करेंगे तभी मैसेज जाएगा कि आप बीजेपी और एनडीए की मदद कर रहे थे। हम्म। अगर दूसरे को वोट करेंगे तभी जाएगा कि आप उनकी मदद कर रहे थे। तो ये जो है, अगर अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता है आरजेडी का, तो एक वो वोट सुरक्षित होने की गुंजाइश है। लेकिन हम्म। क्या हो अगर अगर पांचवा उम्मीदवार एनडीए भी मुसलमान दे दे, तब क्या होगा? तब तब क्या होगा? तब जी। तो वैसे ही उम्मीदवारों के सामने ये दुविधा नहीं रह जाएगी ना। फिर वो जो आपने जी। उस दिन नाम कहा था शमीम हवा का, हमने चेक हम्म। किया, वो उनके उनके नाम की चर्चा है। वो मुंबई में काफी अच्छा अपना उनका कारोबार, काम धंधा और अच्छी पहुंच पकड़ है उनकी, और लोजपा के सारे काम देखते हैं वो। तो जी। अगर उस तरह का कोई उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी विचार करती है ले आने के लिए, तब फिर एक अलग तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल। अभी ये मान के चल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिले या पांचवा उम्मीदवार कोई आएगा एनडीए की तरफ से। हम्म। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम उम्मीदवार सबसे बेहतर विकल्प है आरजेडी के लिए। और हम्म। उसमें भी अगर हिना साहब का नाम आपने लिया, वो नाम आ जाता है जो हर बार हम लोग चर्चा में देखते हैं। हालांकि आगे अब मई जून में विधान परिषद का भी चुनाव है, तो उनका हम्म। नाम आता जाता रहता है, हर समय उनका नाम आता रहता है। लेकिन यह है कि उनके लिए मैनेज कौन करेगा, बिल्कुल बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है कि उनके लिए मैनेज जी। कौन करेगा। और हम्म। क्या आरजेडी के लोग, कांग्रेस के कुछ लोग इन मौके पर मुस्लिम कैंडिडेट के बहाने राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे कि हिंदू तो नहीं जाग जाएगा उनका कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे वोट। बिल्कुल। तो और पता चला चुनाव कि के साथ साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार के सामने लैंड फॉर जॉब, आज ही लालू यादव प्रस्थान कर गए हैं, राबड़ी देवी प्रस्थान कर गई हैं, तो यह समस्या अलग खड़ी होती है। वहां भी देखिए दैनिक सुनवाई होनी है, कोर्ट ने पहले ही आदेश कर दिया। तो राहुल गांधी से बात करें, मुकदमों से निपटे, राज्यसभा का चुनाव देखें, 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। तो मतलब इतनी लंबी लड़ाई है और इतने कठिन रास्ते हैं जिन्हें संभाल पाना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर अगर वो, अब हमने देखे यहाँ ऐसे नेता देखे हैं ज्ञानेश्वर जी, ऐसे अधिकारी देखे हैं जो इस बात का अफसोस करते हैं कि भाई दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, जी। हम इसको 2-4 घंटे और नहीं बढ़ा सकते हैं। वो चाहते हैं कि 26 घंटे 28 घंटे का हो जाए। कैसे 24 घंटे को 26 घंटा बना दे, कैसे हम्म। सोने के 6 घंटे के समय को कम करके 4 घंटा करें और 22 घंटा काम करें। हम्म। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तेजस्वी यादव अगर समय निकाले, वो भी इस मोड में आए कि हमारे हम्म। लिए अब यही एक जीवन है और इसी जीवन में हमको इतने सारी चीजें करनी है। अगर इस मोड बिल्कुल। में आकर के वो काम शुरू करे तब तो कर सकते हैं। लेकिन हम्म। अभी जिस अंदाज में है कि अंगूठा टूट गया है तो व्हील चेयर पर घूम रहे हैं या घर में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तब तो फिर नहीं होगा। तब तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। फिर तो 24 घंटा का काटना बहुत भारी हो जाएगा उनके लिए। 24 घंटा बीतेगा ही नहीं उनके लिए। हम्म। जो काम कर रहा है उसके लिए 24 घंटा कम पड़ रहा है, उनके लिए 24 घंटा 48 घंटा हो जाता होगा। तो काम के मोड में आए, काम के मोड में बिल्कुल। आए, बैठे, मीटिंग्स करें, लोगों से लगातार बात करें। भाई क्षेत्र में जाना तो छोड़ दीजिए, घर ही पर मिलना जुलना शुरू करें, स्ट्रेटजी बनाए। तो उसमें अगर वो हिना साहब को ले आते हैं या किसी को भी ले आते हैं, तो हिना साहब को खासतौर से ले आते हैं तो उनको चुनाव लड़ाना होगा खुद उनको। निश्चित अपनी तौर पर। अपनी पार्टी के दूसरे जो वोटर्स हैं, दूसरे जो विधायक हैं, उन सबको मैनेज करना होगा। मुस्लिम आप सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के 2 मुसलमान आप सुनिश्चित कर लेंगे, 4 लोगों का वोट कैसे सुनिश्चित होगा? हम्म। उसके लिए कौन काम करेगा? राजेश राम बिल्कुल। के कहने में तो वो लोग है नहीं। सतीश यादव, हाँ, कैसे देंगे? सतीश यादव को कौन ले आएगा भाई? आप किस जी। ग्राउंड पर उनको ले आएंगे? आपने टिकट काटा उनका, अंबिका यादव के परिवार के साथ आपके संबंध थे और 2 बार से बाई इलेक्शन में हारे और तब जीते। आप कैसे उनको जाकर के समझाएंगे? तो बिल्कुल। ये बहुत सारे अगर मगर हैं। तो हम्म। अगर हिना साहब आती हैं या जो भी आए, हिना साहब अगर आएंगी तो चुनाव उनको खुद ही मैनेज करना होगा। अगर ये भरोसा है कि हम मैनेज कर सकते हैं, हम 41 वोट ले आ सकते हैं, तभी आए। नहीं तो जैसा आप कह रहे हैं कि माल नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा इस चुनाव।
बिल्कुल तो बिल्कुल। जो भी आए वो ये सोच के आए, ये हिसाब लगा करके आए कि हम मैनेज कर सकते हैं। और किससे हम्म मैनेज कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से आप जीत खींच सकते हैं। हम्म। अब तो फिर आप लड़ने में उतरिए, फिर अगर खींच लिया आपने तो आप हीरो हो जाएंगे। देश भर में बिल्कुल। चर्चा होगी कि आपने बीजेपी को हरा करके एक अतिरिक्त राज्यसभा की सीट निकाल ली, बीजेपी को नहीं जाने दी, एनडीए को हम्म। नहीं जाने दी। अगर तो ये तो बड़ा मौका है तेजस्वी यादव के लिए भी, लेकिन वो हमको कुछ करते दिख नहीं रहे, इसलिए हमको कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही है कि वो सीट मतलब महागठबंधन कोई उसमें कमाल कर पाएगा। तो चलिए देखिए, बिहार की राजनीति में क्या सब चल रहा है, यह सब समझाने की कोशिश हम लोगों ने की है। बिहार की चर्चा करते ही रहते हैं, तो आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।